नेमेसिस अब रोजाना रात 8 बजे इस चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये अध्याय 5 है। पहले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अध्याय 5 इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बियॉन्ड। 3-4 दिन बाद मिस मार्पल के नाम एक चिट्ठी आई। उन्होंने अपने आदत के मुताबिक पहले लिफाफे को उलट पलट कर देखा, डाक टिकट और लिखावट पर नजर डाली, ये तय किया कि ये कोई बिल तो नहीं है, और फिर उसे खोला। चिट्ठी टाइपराइटर से लिखी गई थी। प्रिय मिस मार्पल, जब तक आप ये पत्र पढ़ेगी, मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुका होगा और शायद दफन भी हो चुका होगा। खुशी की बात है कि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मुझे हमेशा लगता था कि कोई अगर भस्म होकर एक सुंदर कांस्य कलश में बदल जाए तो वह भला कैसे अपनी राख से उठकर किसी को डराएगा, जबकि कब्र से उठकर भटकना पूरी तरह संभव लगता है। क्या मैं ऐसा करना चाहूंगा? कौन जानता है, शायद मैं आपसे संवाद भी करना चाहूं। अब तक मेरे वकील आपसे संपर्क कर चुके होंगे और आपके सामने एक प्रस्ताव रखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे स्वीकार किया होगा। अगर नहीं किया तो भी कोई अफसोस मत रखिए, ये पूरी तरह से आपका निर्णय होगा। ये पत्र आपको 11 तारीख तक मिल जाना चाहिए, बशर्ते ये कि मेरे वकीलों ने मेरे दिए गए निर्देशों का सही से पालन किया हो और डाक सेवा ने भी अपना काम ठीक से किया हो। 2 दिनों के भीतर आपको लंदन के एक ट्रैवल एजेंसी से संदेश मिलेगा। उम्मीद है कि जो प्रस्ताव आपको दिया जाएगा वह आपको नागवार नहीं गुजरेगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस खुले दिमाग से सोचना, अपना ख्याल रखना। मुझे लगता है कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। आप काफी चतुर हैं। आपकी सफलता की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका संरक्षक देवदूत आपके साथ रहे। शायद आपको उसकी जरूरत पड़े। आपका स्नेही मित्र जेबी राइफियल। 2 दिन, मिस मार्पल ने बुदबुदाया। अब समय काटना उनके लिए कठिन हो रहा था, मगर डाक विभाग ने अपना काम बखूबी किया और 2 दिन बाद एक और पत्र उनके हाथ में था। प्रिय मिस जेन मार्पल, देवगन मिस्टर राइफियल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम आपको अपने प्रसिद्ध घर और बगीचों की यात्रा क्रमांक 37 के बारे में जानकारी भेज रहे हैं, जो अगले गुरुवार 17 तारीख को लंदन से शुरू होगी। अगर आप हमारे लंदन स्थित कार्यालय आ सकती हैं, तो हमारी मार्गदर्शक मिसेस सैंडबॉर्न आपको यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां देंगी और आपके सवालों के जवाब के लिए उपलब्ध होगी। हमारी यात्राएं आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह की होती है। ये विशेष यात्रा मिस्टर राइफियल को लगा कि आपको खास पसंद आएगी, क्योंकि ये इंग्लैंड के उस हिस्से में जाएगी जहां आप शायद अब तक नहीं गई है। इसमें कई सुंदर दृश्य और मनमोहक बगीचों का आनंद लिया जा सकता है। मिस्टर राइफियल ने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करने का प्रबंध किया है, ताकि आपको अधिकतम आराम और विलासिता मिल सके। कृपया हमें बताइए कि आप हमारे बर्कले स्ट्रीट स्थित कार्यालय में किस दिन आना चाहेगी। मिस मार्पल ने चिट्ठी को अपने बैग में रखा, दिए गए टेलीफोन नंबर को नोट किया और अपने कुछ परिचितों के बारे में सोचा। उन्होंने उनमें से 2 को फोन किया। एक दोस्त पहले भी फेमस हाउसेस एंड गार्डन्स के टूर पर जा चुकी थी और उसकी बड़ी तारीफ की। दूसरी दोस्त ने खुद तो ये टूर नहीं किया, लेकिन उनके कुछ परिचित इस कंपनी के साथ यात्रा कर चुके थे और उन्होंने बताया कि ये काफी अच्छी तरह से आयोजित होता है। हालांकि थोड़ा महंगा है, पर बुजुर्गों के लिए ज्यादा थकाने वाला नहीं। इसके बाद मिस मार्पल ने बर्कले स्ट्रीट पर दिए गए नंबर पर कॉल किया और बताया कि वह अगले मंगलवार को कार्यालय में आएंगी। अगले दिन उन्होंने चेरी से इस बारे में बात की। शायद मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ चेरी, उन्होंने कहा। कहीं घूमने?
चेरी ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक टूर पर। टूर? चेरी चौंक गई। मतलब पैकेज टूर? विदेश जाने का प्लान है? नहीं, सिर्फ देश के अंदर, मिस मार्पल ने समझाया। ऐतिहासिक इमारतें और बगीचे देखने के लिए। आपकी उम्र में इस तरह के टूर पर जाना सही रहेगा? चेरी ने संदेह जताया। ये टूर कभी-कभी बहुत थका देने वाला होता है। कई बार मीलों पैदल चलना पड़ता है। मेरी सेहत काफी अच्छी है, मिस मार्पल ने आत्मविश्वास से कहा। और मैंने सुना है कि इन टूर कंपनियों में उन लोगों के लिए आराम के ब्रेक्स का ध्यान रखा जाता है जिनकी शारीरिक क्षमता ज्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, चेरी ने चेतावनी दी। हम नहीं चाहेंगे कि किसी शानदार फव्वारे को देखते देखते आपको दिल का दौरा पड़ जाए। बुरा मत मानिए, पर आपकी उम्र अब ऐसी चीजों के लिए थोड़ी ज्यादा हो गई है। मुझे बस आपकी चिंता है। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ, मिस मार्पल ने गरिमा से जवाब दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी सावधान रहिए, चेरी ने कहा। मिस मार्पल ने अपना सूटकेस पैक किया, लंदन गई और एक सस्ते लेकिन ठीक-ठाक होटल में कमरा बुक किया। बर्टन्स होटल, उन्होंने सोचा। कितना शानदार होटल था। लेकिन अब उन पुरानी यादों को भूलना होगा। सेंट जॉर्ज भी काफी अच्छी जगह है। निर्धारित समय पर वह बर्कले स्ट्रीट पहुंची और उन्हें एक कार्यालय में ले जाया गया, जहां करीब 35 साल की एक सौम्य महिला खड़ी होकर उनका स्वागत कर रही थी। मेरा नाम मिसेस सैनबॉर्न है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इस विशेष टूर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। मिस मार्पल ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि इस टूर का पूरा खर्च? मिसेस सैनबर्न ने उनकी हिचकिचाहट भांप ली और तुरंत जवाब दिया, ओह हाँ, हमें शायद अपने पत्र में इसे बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था। मिस्टर राइफियल ने आपके पूरे खर्च की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। मिस मार्पल ने गंभीर स्वर में कहा, आपको पता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, हमें पता है, मिसेस सैनबॉर्न ने सिर हिलाया। लेकिन ये सब उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही तय किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वह अपनी पुरानी दोस्त को ये खुशी देना चाहते थे, जो उतना घूम फिर नहीं पाई जितना वह चाहती थी। 2 दिन बाद मिस मार्पल अपने छोटे से ओवरनाइट बैग को थामे और अपना नया शानदार सूटकेस ड्राइवर को सौंपकर एक बेहद आरामदायक और आलीशान कोच में सवार हो गई, जो लंदन से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। उन्होंने उस आकर्षक ब्रोशर को पढ़ा, जिसमें कोच के रोजाना कार्यक्रम, होटलों और भोजन की जानकारी, घूमने की जगहों की सूची और कुछ विकल्पों का जिक्र था। हालांकि ये सीधे तौर पर नहीं लिखा गया था, लेकिन संकेत साफ थे। यात्रा के 2 विकल्प किए गए थे, एक युवा और ऊर्जावान यात्रियों के लिए जो लंबी दूरी चल सकते थे और चढ़ाई कर सकते थे, दूसरा उन बुजुर्गों के लिए जिनके पैरों में तकलीफ थी, जिन्हें गठिया या जोड़ों का दर्द था, और जो आरामदायक सीट पर बैठकर नजारे देखने को प्राथमिकता देते थे। हर चीज बड़ी सोच समझकर और बहुत ही शालीनता से तय की गई थी। मिस मार्पल ने यात्री सूचना पढ़ी। मिस मार्पल ने यात्री सूची पढ़ी और अपने साथी यात्रियों पर नजर डाली। ये करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अन्य यात्री भी यही कर रहे थे। वे भी एक दूसरे को परख रहे थे, लेकिन जितना मिस मार्पल ने देखा, किसी ने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यात्री सूची: मिसेस राइली पॉटर, मिस जोआना कॉफर्ड, कर्नल और मिसेस वॉकर, मिस्टर एंड मिसेस एच.टी. बटलर, मिस एलिजाबेथ टेम्पल, प्रोफेसर वॉनस्टेड, मिस्टर रिचर्ड जेम्सन, मिस लूमली, मिस बेंथम, मिस्टर कैस्पर, मिस कुक, मिस बैरो, मिस्टर एमलिन प्राइस, मिस जेन मार्पल। जेन मार्पल ने सबसे पहले 4 बुजुर्ग महिलाओं पर ध्यान दिया,
जैसे उन्हें सूची से अलग करके पहले ही परखा जाए। इनमें से दो साथ में यात्रा कर रही थी। मिस मार्पल ने अंदाजा लगाया कि वे लगभग 70 साल की होगी, यानी उनकी ही समकालीन। इनमें से एक निश्चित रूप से शिकायत करने वालों में से थी। ऐसी महिला जो या तो बस की सबसे आगे की सीटें चाहती या फिर सबसे पीछे की, जिसे धूप में बैठना पसंद होता या फिर केवल छांव ही सहन कर सकती, जिसे या तो ज्यादा ताजी हवा चाहिए होती या फिर बिल्कुल ही नहीं। उनके पास सफर के लिए ऊनी कंबल, बुनी हुई शॉलें और गाइड बुक्स का अच्छा खासा संग्रह था। वे हल्की फुल्की अपंग थी। उनके पैरों, पीठ या घुटनों में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन फिर भी वे उन बुजुर्गों में से थी जिन्हें उनकी उम्र और तकलीफें जीवन का आनंद लेने से रोक नहीं सकती थी। घुमक्कड़ बुजुर्ग महिलाएं। मिस मार्पल ने अपनी छोटी नोटबुक में ये सब दर्ज कर लिया। मिस मार्पल को छोड़कर इस टूर बस में कुल 15 यात्री थे। मिसेस सैंडबॉर्न को भी गिने तो 16, और चूंकि उन्हें इस टूर पर भेजा गया था, तो जरूर उन 15 यात्रियों में से कोई न कोई महत्वपूर्ण था, या तो किसी जानकारी का सूत्र, या फिर जो कानून या किसी मुकदमे से जुड़ा हो, या फिर ये भी संभव था कि उनमें से कोई हत्यारा हो, कोई जिसने पहले ही हत्या की हो, या कोई जो अभी हत्या करने की तैयारी में हो। राइफल के मामले में कुछ भी संभव था। खैर, जो भी हो, मिस मार्पल को इन सभी यात्रियों के बारे में नोट्स जरूर लेने थे। अपनी नोटबुक के दाएं पन्ने पर वे उन लोगों के नाम लिखेंगी जो राइफल की दृष्टि से ज्यादा ध्यान देने योग्य हो सकते हैं, और बाएं पन्ने पर उन लोगों के नाम होंगे जो केवल किसी उपयोगी जानकारी के लिए ही महत्वपूर्ण थे, चाहे उन्हें खुद इस बात का एहसास हो या न हो। कई बार लोग अनजाने में भी ऐसी बातें बता देते हैं जो उनके लिए मामूली होती है, लेकिन किसी और के लिए बहुत मायने रखती है। राइफल के लिए, कानून के लिए या न्याय के लिए। अपने नोटबुक के पिछले पन्नों पर वे रात में ये भी लिख सकती थी, क्या इनमें से कोई व्यक्ति उन्हें सेंट मेरी मीड या किसी अन्य पुरानी परिचित की याद दिलाता है। कई बार समानताएं महत्वपूर्ण संकेत देती है, और पहले भी ऐसा हो चुका था। अब बची बाकी दो बुजुर्ग महिलाएं, ये दोनों अकेले सफर कर सकती थी और उम्र में लगभग 60 के आसपास थी। उनमें से एक बेहद सजी, सवरी, अच्छे कपड़ों में और खुद को समाज में महत्वपूर्ण समझने वाली महिला थी। और शायद सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि औरों को भी ऐसा ही लगता था। उसकी आवाज तेज थी और हुक्म चलाने वाले अंदाज में थी। उसके साथ एक 18-19 साल की लड़की भी थी, जो उसे आंटी जेराल्डिन कहकर पुकार रही थी। मिस मार्पल ने गौर किया कि यह लड़की आंटी जेराल्डिन की हुकूमत को अच्छी तरह संभालना जानती थी। वह न सिर्फ काबिल थी, बल्कि काफी आकर्षक भी थी। मिस मार्पल के सामने की कतार में बैठे दो बेहद अलग तरह के आदमी थे। पहला था एक भारी भरकम आदमी, जिसके चौड़े कंधे और बेडोल सी काया ऐसी लग रही थी जैसे कोई महत्वाकांक्षी बच्चे ने कोई खिलौना जोड़कर उसे बनाया था। उसका चेहरा ऐसा था मानो कुदरत ने इसे गोल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसने खुद बगावत करके चौकर आकार हासिल कर लिया हो, खासकर अपनी मजबूत और उभरी हुई जॉ लाइन से। उसके घने जबरीले बोहे ऊपर नीचे होती रहती, जैसे उसकी हर बात को जोर देने के लिए ही बनी हो। उसकी बातें ज्यादातर छोटे छोटे भौंकने जैसे वाक्यों में निकलती, जैसे कोई बातूनी भेड़ पालक कुत्ता। उसके बगल में बैठा दूसरा व्यक्ति लंबा, दुबला, पतला और विदेशी था। वह अपनी सीट पर बार बार बेचैनी से हिल रहा था और हाथों से इशारा कर करके बातें कर रहा था। उसकी अंग्रेजी बिल्कुल अजीब सी थी, बीच बीच में फ्रेंच और जर्मन के शब्द भी डाल रहा था, मगर वह भारी भरकम आदमी इन भाषाओं का सामना करने में पूरी तरह सक्षम दिख रहा था। वह सहजता से किसी फ्रेंच या कभी जर्मन में बदल जाता, जैसे ये कोई मुश्किल काम न हो।
मिस मार्पल ने एक और नजर डालते तय किया। जबरीली बोहे वाला व्यक्ति प्रोफेसर वॉनस्टेड था और वह जोशीला विदेशी व्यक्ति मिस्टर कैस्पर। मिस मार्पल सोच रही थी कि आखिर वे लोग इतने जोश में किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मिस्टर कैस्पर की तेज रफ्तार से बोलने की आदत ने उन्हें पूरी तरह हैरानी में डाल दिया। उनके आगे की सीट पर एक और महिला बैठी थी, जो करीब 60 साल की थी या उससे भी ज्यादा रही होगी। वह लंबी और बेहद प्रभावशाली दिख रही थी, ऐसी महिला जो किसी भी भीड़ में तुरंत ध्यान खींच ले। उसके गहरे भूरे धूसर बाल थे, जो सिर की ऊपरी हिस्से में खूबसूरती से थे और एक चौड़े ऊंचे माथे को पूरी तरह पीछे खींचकर खुला छोड़ दिया गया था। उसकी आवाज धीमी, साफ और बेहद प्रभावशाली थी। ये कोई है, मिस मार्पल ने सोचा। जरूर कोई खास शख्सियत होगी। फिर उन्हें याद आया, डेम एमिली वॉल्ड्रॉन। वह ऑक्सफोर्ड की एक कॉलेज प्रिंसिपल और प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुकी थी। मिस मार्पल को याद था कि एक बार उन्होंने अपने भतीजे के साथ एमिली वॉल्ड्रॉन से मुलाकात की थी और तब से वह उनके व्यक्तित्व को भूल नहीं पाई थी। अब उन्होंने फिर से अपने सहयात्रियों का अवलोकन करना शुरू किया। बस में 2 शादीशुदा जोड़े भी थे। एक मध्यम आयु की अमेरिकी दंपति, बिल्कुल खुशमिजाज, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले। पत्नी बहुत बातें करने वाली थी और पति हमेशा हंसते हुए सहमति जताने वाला। उनकी बातचीत से साफ लग रहा था कि वे दुनिया घूमने के शौकीन थे, जिन्हें देखकर मिस मार्पल को कोई शक नहीं था कि वे रिटायर्ड मिलिट्री अफसर और उनकी पत्नी है। उन्होंने उनकी पहचान को कर्नल और मिसेस वॉकर के रूप में तुरंत अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया। उनके ठीक पीछे की सीट पर एक लंबा, दुबला, 30 के करीब का आदमी बैठा था। वह बातचीत में तकनीकी शब्दों का खूब इस्तेमाल कर रहा था, जिससे साफ लग रहा था कि वह आर्किटेक्ट है। बस के अगले हिस्से में 2 मध्यम आयु की महिलाएं साथ सफर कर रही थी। वे टूर ब्रोशर को लेकर चर्चा कर रही थी कि इस यात्रा में कौन कौन से स्थान देखने लायक होंगे। एक सांवली और दुबली पतली थी, दूसरी गोरी और भारी कदकाठी वाली। दूसरी महिला का चेहरा मिस मार्पल को कोई देखा हुआ लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि कहाँ और कब। शायद किसी कॉकटेल पार्टी में मिली थी या ट्रेन के सामने वाले सीट पे बैठी होगी, पर वह इतनी खास भी नहीं थी कि उन्हें याद रखा जाता। अब बस में केवल एक ही यात्री बचा था, जिसकी पहचान करना बाकी था। एक नौजवान लड़का, कोई 19-20 साल का। उसने अपनी उम्र के मुताबिक फैशनेबल कपड़े पहने थे, काली टाइट जीन्स, पर्पल पोलो स्वेटर और घने बाल जो काफी बड़े और लहराते थे। मिस मार्पल ने देखा कि वह बॉसी औरत की भतीजी को काफी ध्यान से देख रहा था, और ये भी कि वह भतीजी भी उतनी ही दिलचस्पी से उसे देख रही थी। यानी इन बुजुर्गों और अधेड़ उम्र की यात्रियों के बीच कम से कम 2 जवान लोग भी थे। लंच के लिए बस एक खूबसूरत नदी किनारे के होटल पर रुकी। उसके बाद का समय ब्लेनहाइम के दर्शनीय स्थलों के लिए तय था। मगर चूंकि मिस मार्पल पहले ही 2 बार ब्लेनहाइम जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने अंदर की जगह देखने के बजाय अपने पैरों को आराम देना बेहतर समझा। वे जल्दी ही बाहर आ गई और सुंदर बगीचे और वहां के अद्भुत नजारे का आनंद लेने लगी। शाम होते होते जब वे उस होटल पहुंचे जहां उन्हें रात बितानी थी, तब तक यात्री एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे। मिसेस सैंडबॉर्न, जो इस टूर की जिम्मेदार थी, अभी उतनी ही फुर्तीली और कर्मठ दिख रही थी। उन्होंने बखूबी अपना काम किया, लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांटना और जो अकेले दिख रहे थे उनकी पहचान दूसरे यात्रियों से कराना। अब मिस मार्पल सभी यात्रियों के नाम पहचानने में सक्षम हो गई थी। घनी बोहे वाला आदमी वही निकला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, प्रोफेसर वॉनस्टेड। विदेशी व्यक्ति मिस्टर कैस्पर था। बॉसी महिला का नाम मिसेस राइजली पॉटर था और उनकी भतीजी जोआना कॉर्फर्ड। लंबे घुंघराले बालों वाला युवा एम्बलिन प्राइस था।
मिस मार्पल ने देखा कि एमलिन और जोएना काफी घुल मिल रहे थे और बातचीत में समान रुचियां खोज रहे थे। आर्थिक विषय, कला, राजनीति और अपने अपने नापसंद विषयों को लेकर उनकी राय काफी मिलती जुलती थी। बस में जो दो बुजुर्ग महिलाएं थीं, वे स्वाभाविक रूप से मिस मार्पल के साथ घुलने मिलने लगी। तीनों ने गर्मजोशी से गठिया, जोड़ों का दर्द, डाइट, नए डॉक्टर, अलग अलग इलाज और पुराने घरेलू नुस्खों पर चर्चा की, जिनसे तब राहत मिली थी जब तमाम दवाइयां बेअसर साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने यूरोप की कई यात्राओं, वहां के होटलों, ट्रैवल एजेंसियों और अंत में समरसेट के काउंटी क्षेत्र पर चर्चा की, जहां मिस लुमली और मिस बेंथम रहती थी। वहां अच्छी माली मिलना कितना मुश्किल हो गया था, ये तो सोचकर भी यकीन करना कठिन था। मध्य आयु की दो महिलाएं, वे दोनों महिलाएं जो साथ यात्रा कर रही थी, मिस कुक और मिस बैरो निकली। मिस मार्पल को अब भी लगता था कि गोरी महिला मिस कुक कहीं न कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर उन्हें अब तक याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने उसे पहले कहाँ देखा था। शायद ये सिर्फ उनका भ्रम था, या शायद ये भी सिर्फ उनका वहम था। लेकिन मिस मार्पल ने यह भी गौर किया कि मिस कुक और मिस बैरो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। जब भी वे उनके करीब जाने की कोशिश करती, वे दोनों जल्दी से दूसरी तरफ बढ़ जाती। बेशक यह सिर्फ उनकी कल्पना भी हो सकती थी। कुल 15 लोग थे। उनमें से कम एक तो ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह महत्वपूर्ण होगा। शाम को आम बातचीत के दौरान मिस मार्पल ने मिस्टर राइफियल का नाम अचानक चर्चा में डाल दिया, ये देखने के लिए कि कोई विशेष प्रतिक्रिया देता है या नहीं, लेकिन किसी ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। बाकी यात्रियों की पहचान खूबसूरत प्रभावशाली महिला मिस एलिजाबेथ टेम्पल निकली, जो एक प्रसिद्ध गर्ल्स स्कूल की रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस थी। दुबला पतला नौजवान रिचर्ड जेम्सन एक आर्किटेक्ट था। किसी भी यात्री में मिस मार्पल को कोई भी कातिल नहीं दिखा, सिवाय शायद मिस्टर कैस्पर के, लेकिन यह सिर्फ उनके विदेशी होने की वजह से एक पूर्वग्रह हो सकता है। उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं कल कुछ और बेहतर कर पाऊंगी। मिस मार्पल बिस्तर पर गई तो वह पूरी तरह थकी हुई थी। सैर सपाटा भले ही सुखद था, मगर बेहद थकाऊ भी। एक साथ 15-16 लोगों पर नजर रखना, साथ ही ये अंदाजा लगाना कि इनमें से कौन हत्यारा हो सकता है, और भी ज्यादा थकाने वाला काम था। इस पूरी स्थिति में इतनी अवास्तविकता थी कि इसे गंभीरता से लेना मुश्किल हो रहा था। ये सब लोग तो बिल्कुल भले, चंगे और सभ्य नजर आ रहे थे। वही लोग जो आम तौर पर क्रूज ट्रिप, टूर और ऐसी ही चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। मिस मार्पल ने एक बार फिर यात्री सूची पर सरसरी नजर डाली और अपनी नोटबुक में कुछ त्वरित टिप्पणियां जोड़ ली। मिसेस राइजली पॉटर अपराध से जुड़ी नहीं, बहुत सामाजिक और आत्म केंद्रित। उनकी भतीजी जोएना क्रॉफर्ड ऐसा ही, लेकिन बेहद सक्षम। हालांकि मिसेस राइजली पॉटर के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी जो मिस मार्पल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी, इसलिए उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी था। मिस एलिजाबेथ टेम्पल एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, दिलचस्प। मिस मार्पल को वे किसी हत्यारे की याद नहीं दिलाती थी। असल में मिस मार्पल ने सोचा, उसके व्यक्तित्व में तो सच्चाई और ईमानदारी झलकती है, और अगर उसने हत्या भी की होती तो वो कोई लोकप्रिय हत्या होती, शायद किसी महान उद्देश्य के लिए, या फिर किसी ऐसे कारण के लिए जैसे उसने खुद महान समझा हो। लेकिन यह भी संतोषजनक उत्तर नहीं था। मिस टेम्पल जैसी महिला हमेशा बिल्कुल स्पष्टता से जानती कि वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है। वह कभी बेवकूफी भरे महानता के विचारों में नहीं फंसती, जब असली दुनिया में केवल अच्छाई और बुराई का ही अस्तित्व है। फिर भी मिस मार्पल ने खुद से कहा, वह कोई खास व्यक्ति है, और हो सकता है कि मिस्टर राइफियल चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। उन्होंने ये सोच अपनी नोटबुक के दाएं पन्ने पर दर्ज कर ली।
मिस मार्पल ने अपना दृष्टिकोण बदला। अब तक वह संभावित हत्यारे पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन संभावित शिकार कौन हो सकता है? कोई भी स्पष्ट रूप से संभावित पीड़ित नहीं लग रहा था। शायद मिसेस राइजली पॉटर उपयुक्त हो सकती थी, अमीर और थोड़ी असहनीय। उसकी कुशल भतीजी जोएना उसकी उत्तराधिकारी हो सकती थी, और जोएना व एमलिन प्राइस शायद कोई षड्यंत्र कर सकते थे। हालांकि ये बहुत विश्वसनीय परिकल्पना नहीं थी, लेकिन फिलहाल कोई और संभावित हत्या का मामला भी सामने नहीं आ रहा था। प्रोफेसर वॉनस्टेड, मिस मार्पल को यकीन था कि वह दिलचस्प इंसान है और दयालु भी, लेकिन क्या वह वैज्ञानिक था या फिर मेडिकल पेशे से जुड़ा था, इस बारे में वह अब तक पक्की नहीं थी। फिर भी उन्होंने उसे विज्ञान की श्रेणी में रख दिया। वैसे तो मिस मार्पल को विज्ञान की कोई खास समझ नहीं थी, लेकिन ये मानना भी गलत नहीं था। मिस्टर और मिसेस बटलर अच्छे लोग थे, अमेरिकी थे, किसी भी तरह से वेस्ट इंडीज या संदिग्ध व्यक्ति से जुड़े नहीं लगते थे। नहीं, मिस मार्पल ने सोचा, बटलर दंपति इस मामले से कोई संबंध नहीं रखते। रिचर्ड जेम्सन, वही दुबला पतला आर्किटेक्ट, पर आर्किटेक्चर का इस मामले से क्या लेना देना हो सकता है? वैसे शायद हो सकता है कि किसी घर में कोई गुप्त तहखाना हो। जिस घर को वो देखने जाने वाले थे, वहां किसी पुरानी गुप्त सुरंग में कोई कंकाल मिल जाए। और चूंकि मिस्टर जेम्सन आर्किटेक्ट था, उन्हें पता था कि वह गुप्त सुरंग कहाँ हो सकती थी। हो सकता है वे उसे खोजने में मिस मार्पल की मदद करें, या फिर मिस मार्पल उसकी मदद करें, या फिर हे ईश्वर, मिस मार्पल ने खुद को टोका, ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ। मिस कुक और मिस बैरो बिल्कुल आम महिलाएं, फिर भी मिस मार्पल को पक्का यकीन था कि उन्होंने इनमें से किसी एक को पहले कहीं देखा था। कम से कम मिस कुक को तो जरूर। खैर, याद आ ही जाएगा। कर्नल और मिसेस वॉकर सभ्य लोग, रिटायर्ड फौजी, ज्यादातर समय विदेशों में सेवा की थी, बातचीत के लिए अच्छे थे, मगर मिस मार्पल को नहीं लगता था कि उनसे कोई सुराग मिलने वाला है। मिस बेंथम और मिस लुमली बूढ़ी बिल्लियां, अपराध होने की संभावना कम थी, मगर चूंकि वे बुजुर्ग थी, इसलिए उनके पास बहुत सारी गपशप हो सकती थी। कौन जानता था, शायद कोई अहम जानकारी या कोई ऐसी टिप्पणी कर दे जो रोशनी डाल दे, चाहे वह बात गठिया, आर्थराइटिस या किसी घरेलू नुस्खे पर ही क्यों न हो। मिस्टर कैस्पर संभावित रूप से खतरनाक, बहुत जोशीले और उत्तेजित स्वभाव के, फिलहाल की सूची में रखना जरूरी था। एमलिन प्राइस संभवतः छात्र काफी हिंसक हो सकते हैं। क्या मिस्टर राइफियल उन्हें किसी छात्र के पीछे भेज दे? शायद। इस पर निर्भर करता है कि उस छात्र ने क्या किया था या क्या करने की योजना बना रहा था। ओह, बहुत हो गया। मिस मार्पल ने थकान भरी सांस ली। मुझे सो जाना चाहिए। उनके पैर दुख रहे थे, कंबर दर्द कर रही थी, और उनका दिमाग अब उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह लेटी, उन्हें नींद आ गई। सपने में प्रोफेसर वॉनस्टेड की झाड़ी जैसी बोहें अचानक गिर गई, क्योंकि वे असली बोहें नहीं थी, बल्कि नकली। मिस मार्पल झटके से जागी, और पहले सोच जो उनके दिमाग में आई, बिल्कुल अब समझ आ गया। उसकी बोहें नकली थी, इसका मतलब यही था कि वह असली अपराधी है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सब बेकार की बातें थी। बोहें गिरने से कोई रहस्य का हल नहीं होता। अब नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने ठान लिया कि बस यूं ही लेटे रहने से कुछ अच्छा काम किया जाए। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपना गाउन पहना, बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठ गई, अपने सूटकेस से बड़ी नोटबुक निकाली और फिर काम में जुट गई। जो काम मैंने हाथ में लिया है, मिस मार्पल ने लिखा, ये किसी न किसी अपराध से तो जरूर जुड़ा है। मिस राइफियल ने अपने पत्र में साफ साफ किया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें न्याय की गहरी समझ है, और अगर न्याय की समझ है तो अपराध की भी समझ जरूर होगी।
तो फिर अपराध इसमें शामिल है। मगर ये गुप्तचारी, धोखाधड़ी या डकैती तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे मामलों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैंने कभी इस पर ध्यान दिया, ना कोई विशेष जानकारी रखी, ना ही इनमें कोई खास रुचि ली। मिस्टर राइफियल को मेरे बारे में जो कुछ भी पता था, वह सिर्फ वही था जो उन्होंने सेंट ऑनरे में मेरे साथ बिताए समय में देखा था। वहां हम एक हत्या के मामले से जुड़े थे। वैसे समाचार पत्रों में छपने वाली हत्या की खबरों ने मेरा ध्यान कभी नहीं खींचा। ना ही मैंने कभी अपराध विज्ञान पर किताबें पढ़ी, ना ही इस विषय में खास दिलचस्पी रही। फिर भी न जाने क्यों हत्या के मामले मेरे पास घटते रहे हैं इतने बार कि ये सब सामान्य नहीं लगता। मेरी रुचि हमेशा उन्हीं हत्या के मामले में रही है जो मेरे मित्रों या परिचितों से जुड़े रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ खास घटनाएं बार बार होती है। मुझे अपनी एक बुआ की याद आती है जो 5 बार समुद्री जहाज के डूबने के हादसे में फंसी थी, और मेरी एक मित्र जिसे शायद आधिकारिक रूप से दुर्घटनाओं के शिकार कहा जा सकता था। उसके कुछ मित्र तो उसके साथ टैक्सी में बैठने से भी डरते थे, क्योंकि वह 4 टैक्सी दुर्घटनाओं, 3 कार दुर्घटनाओं और 2 रेल दुर्घटनाओं में फंस चुकी थी। कुछ लोगों के साथ अनजाने में ऐसा होता रहता है। मैं इसे लिखना नहीं चाहती, लेकिन सच यही है कि हत्या के मामले मेरे आसपास घटते रहते हैं। हालांकि शुक्र है कि वे सीधे मुझ पर नहीं हुए। मिस मार्पल ने रुककर करवट बदली, पीठ के पीछे एक तकिया लगाया और आगे लिखा। अब मुझे इस काम को जितना हो सके तार्किक रूप से समझने की कोशिश करनी होगी। मेरे निर्देशिकाएं, या जैसे मेरे नौसेना वाले मित्र इसे कहते हैं, ब्रीफिंग अब बहुत अधूरी है, बल्कि है ही नहीं। तो अब मुझे एक सीधा सवाल खुद से पूछना होगा, ये सब आखिर किस बारे में है? उत्तर मुझे नहीं पता। दिलचस्प और रहस्यमय। मिस्टर राइफियल जैसे सफल व्यापारी और वित्तीय विशेषज्ञ के लिए ये तरीका अजीब था। वे चाहते थे कि मैं अनुमान लगाऊं, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करूं, लोगों को देखूं, परखूं और जो भी संकेत मुझे दिए जाए उन्हें समझूं और उन पर अमल करूं। तो पहला बिंदु, मुझे निर्देश दिए जाएंगे और वे निर्देश एक मृत व्यक्ति से मिलेंगे। दूसरा बिंदु, मामला न्याय से जुड़ा है, या तो किसी अन्याय को सही करना है या फिर किसी अपराधी को न्याय तक पहुंचाना है। यही तो नेमेसिस शब्द का अर्थ है जो मिस्टर राइफियल ने मुझे दिया था। अब पहला ठोस सुराग क्या था? मिस्टर राइफियल ने अपनी मृत्यु से पहले ये व्यवस्था कर दी थी कि मुझे प्रसिद्ध घर या उद्यानों के टूर नंबर 37 पर भेजा जाए। मगर क्यों? ये सवाल मुझे खुद से पूछना होगा। क्या ये कोई भूगोल या किसी खास स्थान से जुड़ा हुआ था? क्या कोई विशेष ऐतिहासिक घर, कोई सुराग या कोई रहस्यमय बगीचा था? मुझे नहीं लगता। सबसे संभावित कारण यह था कि ये टूर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों से जुड़ा हुआ था। उनमें से कोई भी मुझे पहले से व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, मगर कम से कम उनमें से एक व्यक्ति जरूर उस रहस्य से जुड़ा था जिसे मुझे सुलझाना था। हमारे समूह में कोई ऐसा था जिसका संबंध किसी हत्या से था, या तो किसी के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी थी, या फिर वह खुद अपराधी था। एक ऐसा हत्यारा जिस पर अब तक किसी का शक नहीं गया था। मिस मार्पल अचानक रुकी। उन्होंने सिर हिलाया। अब भी वो असंतुष्ट थी। अब तक की उनकी समीक्षा बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। अब सोने का समय है। मिस मार्पल ने अपनी नोटबुक में आखिरी पंक्ति जोड़ी। पहला दिन समाप्त हुआ।